हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे आप लोग? मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ असर्शन रीजन कराऊंगा, जिससे कि अगर इसके बेसिस पे कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो आप डेफिनेटली आराम से कर देंगे। अच्छा, मेरा लाइव सेशन भी चल रहा है। लाइव सेशन में भी डाउट्स ले रहा हूं, लाइव सेशन में भी मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो प्लीज डोंट मिस इट। तो चलो यार, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स पे, जहां मिलते हैं फिजिक्स के हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और डेफिनेटली से पेपर बाहर नहीं आएगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो हमारा असर्शन रीजन, जैसा कि हमें पहले से बताया यार, असर्शन रीजन में हम मेनली क्या देखते हैं? अगर ऑप्शन ए कब करेक्ट होगा? जब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। बी में अगर दोनों के दोनों असर्शन और रीजन ट्रू तो है बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। वहीं पे सी की बात करें तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एंड इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स तो हम ऑप्शन डी को कलेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले कॉन्सेप्ट में ये बॉब सिंपल पेंडुलम का है जो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब मैं हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं कराऊंगा, मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल आ जाए तो आप वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अच्छा मेरे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन ना कई जगहों पर कई टीचर से छोटी सी मिस्टेक हो गई है। कई लोगों ने कई जगह पे गलत गलत चीजें बता दी है, तो उसे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से मेरे बच्चे, बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे हम लोग। हमारे पास एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। वर्टिकल मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये ले रहा हूं। ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर मैं ले लेता हूं एक और वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, पर माइनस चार्जेस ऊपर और प्लस चार्जेस नीचे ले लेता हूं। और यहां पे लेता हूं क्वेश्चन का डिमांड, जो क्वेश्चन ने बोला कि आप हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए, तो ये मैंने आपका हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लिया। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब भाई साहब क्वेश्चन है कि अगर इसके बीच में एक सिंपल पेंडुलम रख दिया जाए, तो चलो सिंपल पेंडुलम रख देते हैं। ये सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है। ये रहा बॉब और ये बॉब के साथ अटैच है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, यहां पे भी सिंपल पेंडुलम है और ये रहा बॉब। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहला केस है जब मैं मान रहा हूं कि अगर बॉब, ये जो बॉब है वो चार्ज्ड है। ये पहला केस है अगर बॉब चार्ज्ड है और तीन डिफरेंट सिचुएशंस में रखा हुआ है। तो तीन डिफरेंट सिचुएशन में क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब अगर ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा क्या हुआ। एक चीज गौर करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हुई। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हुई, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें इधर हुई। अगर एक चार्ज्ड बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, अगर एक बॉडी चार्ज, मतलब एक चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो प्लेस्ड होने के बाद क्या होने वाला है? उस पे लगने वाला है फोर्स। तो फोर्स क्या होगा? ध्यान देंगे आप, फोर्स क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और F फोर्स है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम F को m में लिख सकते हैं, यस, यानी ये Q इंटू ई हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? क्यू ई अपॉन में m। ये एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन का केस है। जब एक्सेलरेशन का केस है तो आप एक चीज सोचिए मेरे बच्चे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। आप सबको पता है ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, इसमें भी ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी और इस केस में भी ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी।
तीनों ही केसेस में ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करने वाली है। चलो भाई, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे होगी? वो इसी साइड होगी, ये ए होगा एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। लाइव क्लास ले रहा था तो कई बच्चों ने पूछा कि सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हो? यार अगर मैंने कहा कि मैंने एक बॉडी को इधर फोर्स लगाया, आपकी तरफ फोर्स लगाया, अगर मैंने बॉडी पे आपकी तरफ फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली यार बॉडी मूव इधर करेगी, एक्सेलरेशन इधर होगा। सेम एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। बट इस केस में एक्सेलरेशन कैसे होगा? देखो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर धक्का मार रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर धक्का मार रहा है तो फोर्स इस साइड लग रहा है, तो बॉब क्या करेगा, स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा और बॉब आ जाएगा इस जगह पे। पता है आपको, बॉब जब इस जगह पर आएगा तो ग्रेविटी अभी भी डाउनवर्ड एक्ट ही करेगी। चलिए भाई, ग्रेविटी अभी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है दोनों ही केस में, और ये एक छोटे से एंगल थीटा पे शिफ्ट हो गया। बट बेटा मेरा इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो होता है 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन में G, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अब जब ये L अपॉन G होता है तो इस केस में क्या होगा कि अगर टाइम लेंथ बढ़ा दूं, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी बढ़ जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली दिख रहा है, और ग्रेविटी को बढ़ा दूं तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन घट जाएगा क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। ग्रेविटी घटा दूं तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा, यानी ग्रेविटी के साथ इनवर्सली रिलेशन रखता है। अब इस केस में क्या हुआ, अब यहां पर आप देखोगे, अगर मैं यहां पे जी इफेक्टिव देखूं, ये जी इफेक्टिव का मतलब क्या है कि सर यहां ग्रेविटी के साथ साथ एक और फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, एक बार हम वीडियो को देख लेते हैं कि क्लियर आ रही है कि नहीं। अच्छा चलो इधर देखो, वीडियो क्लियर आ रही है। तो जी इफेक्टिव क्या है? जी इफेक्टिव जहां पर दोनों ही दो, मतलब ग्रेविटी के साथ एक और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जी प्लस ए हो जाएगा। यहां दो अलग अलग केसेस है तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए। यहां पर हो जाएगा, यहां एक्सेलरेशन ऐसे एक्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऐसे एक्ट कर रहा है तो जो जी इफेक्टिव होगा उसका जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी जी इफेक्टिव का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में जी इफेक्टिव कैसे निकालोगे भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। आपको पता है ए की जगह क्या रखना है, क्यू ई अपॉन में एम, तो मैंने अभी नहीं यहां रखा, क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम। चलो 3 केसेस मिल गए जी इफेक्टिव के। अब आप देखो केस नंबर 1, अगर मैं केस नंबर 1, इसका नाम मैं थोड़े अलग कलर से लिख देता हूं। अगर मैं केस नंबर 1 यानी इसको ए केस की बात करूं तो ए केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए केस में ग्रेविटी की इफेक्टिव जी ग्रेविटी बढ़ रही है, और जी ग्रेविटी बढ़ रही है तो इस केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन घट जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन घट जाएगा क्योंकि जी इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको बताया था जी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घट जाएगा। यहां पे जी इफेक्टिव की वैल्यू डाउन हो रही है, और ये जो जी है वो जी इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब समझ गए, जी अब जी नहीं रहा, उसके साथ एक और फोर्स लग रहा है, तो यहां पर जी इफेक्टिव ये है। अब इस केस में आप ध्यान से सुनो, सर यहां भी तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ रही है। पहले आप सुनो, यहां पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, घट जाएगा, यहां पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रेविटी। बट आपको जान के हैरानी होगी, जी बढ़ रहा है, जी इफेक्टिव बढ़ रहा है, पर टाइम पीरियड इस केस में टाइम पीरियड सेम रहेगा। ओ माय गॉड, ये क्या है सर, टाइम पीरियड सेम क्यों रहेगा? मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। यहीं पे मोस्ट ऑफ द टीचरों ने यूट्यूब पे जो वीडियो बनाई है वहीं गलती हो गई है मेरे बच्चे। एक्चुअली में मेरे कॉन्सेप्ट भी मैं भी जो सोच रहा था, बट आप ध्यान से सुनना। जी इफेक्टिव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाना चाहिए।
उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड डिक्रीज होना चाहिए, पर मैं कह रहा हूं टाइम पीरियड सेम। क्यों? क्यों? इसके पीछे रीजन है कि ये थोड़ा सा शिफ्ट तो होगा, एक एंगल पे तो शिफ्ट होगा, पर आप मुझे बताइए ग्रेविटी की वैल्यू क्या बदलेगी? आंसर है नहीं, ग्रेविटी रिमेन सेम। ग्रेविटी हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं करती, वर्टिकली एक्ट करती है। यानी यहां पर वर्टिकली जब ग्रेविटी पर कोई फोर्स एक्ट होगा तो उसकी ग्रेविटी जी इफेक्टिव चेंज होगा, यहां पे भी जी इफेक्टिव चेंज होगा, बट बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट होगी, बट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली ग्रेविटी सेम रहती है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है। चलो ये तो चार्ज्ड बॉडी के लिए कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगला केस है, अगर सर ये चार्ज्ड बॉडी की जगह अनचार्ज्ड बॉडी होती तो क्या होता? चार्ज बॉडी की जगह अनचार्ज बॉडी होती तो सीधी सी बात है, अगर चार्ज की वैल्यू ही 0 हो जाती तो बच्चा पार्टी फोर्स ही नहीं लगता, फोर्स ही नहीं लगता, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंज ही नहीं होता, यानी ग्रेविटी चेंज ही नहीं होती। ग्रेविटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी सेम रहता। अब देखो ध्यान से, assertion, if the bob of simple pendulum is capped in a horizontal electric field, horizontal electric field में रख दो, its period of oscillation will remain same। क्या इसका period of oscillation remain same रहेगा? horizontal कंपोनेंट में कहता है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम है उसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं तो क्या उसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे यहां पे बोला नहीं है चार्ज अनचार्ज यार, तो अनचार्ज केस है, अनचार्ज केस है, और अनचार्ज केस के लिए हम कहेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया मोरे यहां पर मेरा बेटू असर्शन इज ट्रू। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, if bob is charged and capped in a horizontal electric field then the time period will decrease, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। अपने दोस्तों, अपने जो नोन टीचर्स हैं उनसे भी एक बार इस टॉपिक को डिस्कस करना। टाइम पीरियड विल डिक्रीज कह रहा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जी की वैल्यू दिखती रही है बढ़ते हुए, बट इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, बट ना बाबा ना, ग्रेविटी हॉरिजॉन्टली एक्ट नहीं करती, लाइन लिख लीजिएगा। तो इसलिए टी सेम रहेगा, यानी रीजन इज फॉल्स, रीजन फॉल्स है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। बेटा मैं आपको पहले बता रहा हूं, कई जगहों पे वीडियोस में बोला गया है, कई वीडियोस में बोला गया यूट्यूब पे, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि दोनों ट्रू नहीं है, तो यानी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेटा आप एक बार इसे वेरीफाई भी कर लीजिएगा अपने नोन टीचर्स के साथ साथ, जो कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, आप गूगल भी करके देख लीजिएगा। अब आते हैं 12 नंबर, असर्शन। समझ में आया मेरे बच्चा? Acceleration of charge particle in non-uniform electric field does not depend on velocity of charge particle. Velocity of charge particle पे depend नहीं करता assertion। यार acceleration of charge particle, मेरा बेटू अभी acceleration of charge particle का फॉर्मूला बताया, QE upon में m। Acceleration of charge particle in a non-uniform electric field does not depend on velocity। भैया क्या आपको यहां पे वेलोसिटी का कंपोनेंट दिखाई दे रहा है? नहीं, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं दिखाई दे रहा तो सही कह रहे हैं कि ये ट्रू है। चार्ज पार्टिकल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये भी क्लियर है। अब पढ़ते हैं, चार्ज इज अ इनवेरिएंट क्वांटिटी, चार्ज इज अ इनवेरिएंट क्वांटिटी। अब मैं आपको बताऊंगा मेरे बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय इनवेरिएंट क्वांटिटी। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है इनवेरिएंट, यानी चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। मैं सो रहा हूं तो भी सेम चार्ज है, मैं गा रहा हूं तो भी सेम चार्ज है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। वो किस अवस्था में है आप इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं।
तो मेरा बेटू ये भी बात तो सत्य है, ये भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और ये दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। क्या असर्शन एंड रीजन समझ में आ रहा है? मेरा मुद्दा बस इतना ही है कि आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, उसके बदले आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा जीरो होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होता है तो चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर भी जीरो होगा। तो इसका मतलब सर कंडक्टर पे चार्ज कहां रहेंगे? बेटा चार्ज सारे के सारे फैल जाएंगे और सारे के सारे सरफेस पर आकर बैठ जाएंगे, और चार्ज हमेशा सरफेस पे बैठे रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होता है। इस केस में अब आगे क्या बोलता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के इन अ चार्ज कंडक्टर। देखो बेवकूफ बना रहा है, इन चार्ज कंडक्टर। मेरी बात सुनिएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, अगर मेरे पास एक, आप चार्ज अनचार्ज समझिए, अगर एक बॉडी अनचार्ज है तो मैं कहता हूं उसमें 5 पॉजिटिव तो 5 नेगेटिव होंगे, टोटल नेट चार्ज कितना हो गया? 0। ये बॉडी अनचार्ज कहलाएगी। बट अगर एक बॉडी चार्ज है तो उसका एक नंबर बड़ा होना चाहिए, ये +3 कहलाएगी। ये चार्ज बॉडी है, मैं कहता हूं ये -3 है, ये +1 है, ये -2 कहलाएगी। ये चार्ज बॉडी है। अगर एक बॉडी चार्ज है तो या तो उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वहां पे पॉजिटिव के कंपैरिजन में। अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिव है दैट मींस द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, और यहां पे केस बन गया। होप सो ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। डन मेरा बेटू? ओके, अच्छा, तो फिर क्या है? यानी भाई साहब ये हमारा ट्रू है, और आप मुझे बताएंगे कि ये भी ट्रू है। बट आप एक कॉन्सेप्ट बताइए कि क्या ये दोनों के दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? मेरा बच्चा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इफ असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, assertion is true, reason is false। एक मिनट, चार्ज इनवेरिएंट टोटल, तो भाई सॉरी फॉर ट्रू लिख रहा हूं, देख रहे हो? ट्रू लिख रहा हूं, देखो 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 क्या कर रहा हूं। ए बाबू ये हो गया रो, यहां होगा फॉल्स, ये फॉल्स होगा। सॉरी फॉर दैट, बहुत रात को शूट कर रहा हूं। फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट। अब फॉल्स होगा तो मतलब असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप सो मेरा बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर आप थोड़ा बोर्ड से हट जाया करिए, ये रात को एकदम कुत्ते बहुत तेज तेज से चिल्ला रहे हैं, पता नहीं वीडियोस में उनका शोर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई डोंट नो अबाउट इट, बट माइक तो परफेक्ट है, नहीं आएगा। सुनिएगा मेरा बेटू, ध्यान से सुनना। Foot it. All the charge in a conductor get distributed on a whole of its outer surface। क्या बताया मैंने? सारे आउटर सरफेस पे ही रहेंगे, तो इसका मतलब यहां पे ये बिल्कुल ट्रू है। इन डायनेमिक सिस्टम चार्ज ट्राई टू कीप देयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। वाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक डायनेमिक सिस्टम में, मूव होने वाले सिस्टम में, चार्ज हमेशा कोशिश करता है कि मैं मिनिमम एनर्जी पर रहूं। आपको एक बात आता हूं, एक सिचुएशन देता हूं। मान लो यहां पे एक आपको खड़ा कर दिया जाए और आपको यहां खड़ा कर दिया जाए, आप कहां स्टेबल फील करेंगे? आप कहां स्टेबल फील करेंगे, ए पर या बी पे? थोड़ा सोचिए। सोचने के बाद अब जो भी आपका आंसर आया वो मैच करेगा। आप यहां पे स्टेबल फील करेंगे और आप यहां पे अनस्टेबल फील करेंगे। क्यों? यहां डर लग रहा होगा मैं कहीं भी गिर सकता हूं,
किसी भी पॉइंट पे गिर जाऊंगा, पोजीशन डर लग रहा होगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। एंड दिस इज अ कंफर्टेबल सिचुएशन। जिंदगी में कुछ करना है तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आइए, तभी जिंदगी में आप कुछ करेंगे। कंफर्टेबल सिचुएशन में कुछ नहीं होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, कंफर्टेबल में रहने का तो बहुत मन करता है, यहां बहुत डर लगता है, यहां डर नहीं लगता। फिर भी मेरे बच्चे, मैं कहूंगा कि आपको यहां रहना चाहिए, जिंदगी अगर बनानी है तो। ठीक है, तो मेरे बच्चे इसी तरीके से चार्ज भी है। चार्ज क्या करता है डायनेमिक सिस्टम में, चाहता है कि मैं हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखूं, और यहां पे उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और यहां इसकी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो वह हमेशा मिनिमम रखने की कोशिश करता है। वाह, ये भी ट्रू है। तो मेरे बच्चे क्या है, ये दोनों के दोनों ही ट्रू है। क्या है, ये दोनों के दोनों ही ट्रू है। गॉट इट? अगर ये दोनों के दोनों ट्रू हैं तो मेरा बच्चा ये भी चार्ज को लेकर है, ये भी, तो हम ये कह सकते हैं कि, थोड़ा पानी पी लो। तो दोनों के दोनों ही, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। तो मेरा कहने का मतलब है, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन असर्शन। तो भाई ये दोनों के दोनों करेक्ट है, और आंसर होगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वाओ यार, इस कॉन्सेप्ट में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्या? कूलाम फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। एक केस लिखता हूं आपके सामने। मैं कहता हूं कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स 10 की पावर 36 होता है टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लो, आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी करके दे रहा हूं। लो, अब आप बताओ, अब क्वेश्चन पढ़ो। द कूलाम फोर्स इज डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। आंसर है नहीं। सर क्या ही बात कर रहे हो, कूलाम फोर्स इतना बड़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है यूनिवर्स में? नहीं। कूलाम फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है। जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, वहां फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं चार्जेस। बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो मासेस के बीच में लगता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कूलाम्स जो होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर नहीं होता, वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, इसीलिए ये डोमिनेटिंग नहीं है। डोमिनेटिंग हमारे ग्रेविटेशनल साहब है। तो यानी कूलाम फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स, इट्स अ फॉल्स। अब आते हैं रीजन पे। कूलाम फोर्स इज वीकर, इसका मतलब कूलाम फोर्स कमजोर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। नहीं यार, वो तो 10 की पावर 36 टाइम्स है, 10 की पावर 36 टाइम है। देखिए, मैं डोमिनेटिंग की बात कर रहा हूं, डोमिनेटिंग में वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर है, बट वैल्यूज वाइज ये मतलब क्या होता है, कूलाम्बिक फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, डोमिनेटिंग इन यूनिवर्स नहीं होगा। बट ये कहना गलत होगा कि डोमिनेटिंग है, बट कूलाम फोर्स वीकर नहीं होता, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है। तो ये भी हमारा फॉल्स है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दोनों ही फॉल्स है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टायर ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। जो एयरक्राफ्ट के टायर्स होते हैं वो उसे स्लाइटली कंडक्टिंग बनाते हैं। ऐसा क्यों स्लाइटली कंडक्टिंग क्यों बनाते हैं? क्योंकि मेरे बच्चे, जब एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है तो फ्रिक्शन होने की वजह से उस पर स्टैटिक चार्ज डेवलप्ड हो जाते हैं, और जब उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज डेवलप्ड हो जाते हैं और वो नीचे जब ग्राउंड मतलब प्लेन टेक ऑफ करता है, मतलब सॉरी प्लेन जब उतर रहा होता है, तो उतरते वक्त क्या होता है कि भाई साहब चार्ज बहुत सारे स्टैटिक्स है, स्टैटिक सिचुएशन में। जब स्टैटिक सिचुएशन में बहुत सारे चार्ज है और अगर वो नीचे उतरा और फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी सी चिंगारी लगी, आग लगी, तो वहां पे फ्यूल व्यूल में आग लग जाएगी, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, कंडक्टिंग स्लाइड रखते हैं, जिससे कि जब ग्राउंड होता है तो सारे के सारे चार्ज क्या होते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं। इसे अर्थ सिचुएशन कहते हैं, अर्थिंग सिचुएशन कहते हैं। सारे के सारे एक्स्ट्रा चार्ज ग्राउंड लेवल पे चले जाते हैं। इसीलिए बेटा पुराने टाइम में क्या करते थे कि जैसे एग्जांपल, कभी आप कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, उसे छू रहे हैं,
तो आपको चार्ज मतलब करंट लगता था। तो इसके लिए क्या करना होता है, एक थोड़ा सा कंडक्टिंग तार लीजिए, उसे लेके दीवार में चिपका दीजिए। क्या होगा, आपके जितनी भी एक्स्ट्रा चार्जेज है जिसकी वजह से करंट लग रहा था, आपको करंट लगना बंद हो जाएगा, सिंपल से टर्म्स में। तो मेरे बच्चे यस ऐसा होता है, ये ट्रू है। रीजन, इफ कंडक्टर इज कंडक्टेड टू द ग्राउंड, अगर कंडक्टर को ग्राउंडेड कर दिया जाए तो एक्स्ट्रा चार्ज जो होंगे वो सारे के सारे ग्राउंडेड हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट है, और ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, दोनों ही करेक्ट है। आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते क्या कहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल हैव अ ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल ट्रांसलेटरी भी होगा एज वेल एज रोटेटरी भी होगा। अब आप कहेंगे कैसे, चले पहले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डायपोल प्लेस कर दें, अब जब डायपोल प्लेस कर दें तो यहां पे मान लेते हैं कि आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है। अब मेरे बच्चे आपको बता दें हम आपको, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। अरे सर कैसे बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में गैप्स ज्यादा है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड ज्यादा है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होती। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे मान लीजिए ये पेन है, यहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहां फोर्स कम लग रहा है। अब यहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहां फोर्स कम लगेगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। तो यानी ये ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा और साथ में रोटेटरी मोशन भी करेगा। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब गोल गोल भी, सीधा सीधा भी जाएगा और गोल गोल घूमता हुआ जाएगा। तो यानी ये बात बिल्कुल सत्य है, ये ट्रू है। अब यहां पे देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। मतलब कहता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा, साथ में टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। आंसर है यस। ये टॉर्क, यहां पे फोर्स देखो इधर ज्यादा होता है उधर कम होता है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता। बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स भी सेम होता है और ये फोर्स भी सेम होता है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की वैल्यू जीरो होती है मेरा बेटा, बट टॉर्क होता है। ये लाइन याद रखना। इस केस में क्या होगा मेरा बेटू, इस केस में यहां पर फोर्स होता है, यानी फोर्स के साथ साथ यानी फोर्स भी जिंदा होता है और टॉर्क भी जिंदा होता है। तो ये केस होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म के केसेस में। होप सो आपको समझ में आया होगा, और ये ऑप्शन भी ट्रू है। तो यानी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलो, इस तरीके से हमारा असर्शन रीजन कंप्लीट हुआ। केस स्टडी पहले करा चुका हूं, इसी तरीके से सारे चैप्टर्स रिवाइज होने वाले हैं मेरे बच्चे। डोंट वरी अबाउट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।